वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार एसआई पीटी एग्ज़ाम में मात्र 15-16 दिन का समय बचा हुआ है। इस 16 दिन के समय में आप पूरी ताकत झोंक दें फ्रेंड्स, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। 15-16 दिन हमारे चैनल से जुड़े रहें, इससे आपके काफ़ी हेल्प होगा। देखिए 15-16 दिन में फ्रेंड्स मैं 2008 से लेकर करके 2019 तक जो भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, उसका मैं सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूं। इससे काफ़ी हेल्प होगा। सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा, देखिए इसमें आपका सभी है जो आपका उसका डिटेल दिया हुआ है। एक क्वेश्चन पढ़िएगा फ्रेंड्स, उससे आपका 3-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, थोड़ा वक्त लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और अभी से कंटिन्यू मैं आपको 2019 तक सभी क्वेश्चन बैंक का जो है फ्रेंड्स आपका सेट सभी करवा देता हूं। 2008 से लेकर के 2019 तक जो भी पूछा गया है, साथ साथ में आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए फ्रेंड्स। तो आज से 15 दिन में मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी करा दूंगा फ्रेंड्स, और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो सब है आपको रामबाण साबित होने वाला है फ्रेंड्स। देखिए आपका पहला सवाल है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन देखते चलते हैं फ्रेंड्स कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब देखिए संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यवादी के पद का सृजन किया गया है। यहाँ से आपका जीके बन रहा है कि भारत में महान्यवादी पद के सृजन अनुच्छेद 76 के तहत संविधान के भाग 5 में किया गया है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यवादी होता है, जो भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। ठीक है, भारत सरकार को विधिक मामले पर कौन सलाह देता है, तो महान्यवादी ही देता है। अब देखिए इसकी नियुक्ति के बारे में कि अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और एक चीज याद रखिए, धातव्य है कि भारत के प्रथम महान्यवादी कौन थे, तो MC शीतलवाड़ थे। ये भी जिक्के बन रहा है, भारत के प्रथम महान्यवादी कौन थे, तो MC शीतलवाड़ थे। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि वर्तमान में, तो वर्तमान पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 2008 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, सब पढ़ा हुआ है, इसका रिवीजन होते चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखिए संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघ की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अब कह रहा है फ्रेंड्स अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, किंतु वह 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग दे सकता है। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। एक जिक्के आपका ये हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। तो 2 नंबर सवाल का हो गया होगा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 3 नंबर सवाल को देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो उस समय की बात है फ्रेंड्स। उस समय कौन थे, तो आपका प्रतिभा पाटिल थी, 2008 की बात है। तो चलिए इसको नहीं देखते हैं, अभी है जो रामनाथ कोविंद है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 को देखिए, सवाल नंबर 4 है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो करंट अफेयर्स का उसी समय है। तो 23वें जो बने थे फ्रेंड्स 2008 में, वो कौन बने थे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, दीपक कपूर बने थे। तो देखिए जो पुराना क्वेश्चन पे विशेष ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स, आपको जो आपकी जो जीके जीएस का जो सब दिन क्वेश्चन पूछा था उस पर विशेष ध्यान देना है। 4 नंबर हो गया क्वेश्चन। 5 नंबर सवाल को देखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, उसी समय का फ्रेंड्स। तो उस समय कौन थे, आपका बालकृष्णन थे। तो अभी वर्तमान में कौन है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य मंत्री परिषद है जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते चलिए, इससे आपका काफ़ी फायदा होगा। राज्य मंत्री
परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का उपबंध किया गया है। देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद के गठन है जो संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत किया गया है। जीके बन रहा, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 के 1 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 164 के 1 के तहत। ठीक है, फिर आपका करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है, उल्लेखनीय है कि नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए संबद्ध मंत्री ही उत्तरदायी होता है, समस्त मंत्रिपरिषद नहीं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 7 नंबर सवाल को देखें, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो समय की बात है फिर किससे अनुबंध किया था, ये तांतिया कंस्ट्रक्शन से अनुबंध किया था। अगला सवाल है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। ये सब क्वेश्चन देखिए सब दिन पूछा आता है। तो जूट के उत्पादन में देखिए फ्रेंड्स आपका 2008 की बात है, आपका ऑप्शन नंबर 1 किशनगंज है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता था। बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे एवं पश्चिम बंगाल है जो प्रथम स्थान पे आता है। ये भी देखिए जीके बन गया कि जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, बिहार दूसरे स्थान पे आता है। और 2008 की बात की जाए तो 2008 में आपका किशनगंज सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता था। 9 नंबर सवाल देखें, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, तो देखिए सवाल नंबर 9 कहाँ से किया था फ्रेंड्स, तो देखिए आपका कहाँ से किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरा से किया था। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को क्षेत्र से यानी किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, तो आरा से किया था। 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी से आपको काफ़ी फायदा होगा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया। वह शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। देखिए कितना इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब है, ये सभी वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से फ्रेंड्स कि जो जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, ये कहाँ थे, तो वो शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। शाहाबाद जिले के, उन्हें सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजी राज से मुक्त कराया। तत्पश्चात जगदीशपुर से निकलकर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया। अंग्रेजी सेना से युद्ध करते समय गोली इनके हाथ में लगी और यह घायल हो गए। अंततः 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं, तो उस समय की बात है फ्रेंड्स, उस समय बनाए गए थे कि एपीजे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 2008 की बात है। अब इसके बारे में देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त ने बिहार के नालंदा जिले में की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना एक क्वेश्चन पूछता है तो कुमार गुप्त ने किया था फ्रेंड्स। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। इस विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए भारत सरकार सन 2010 में नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर नालंदा के समीप की और इसका विजिटर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ये सब आपका बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला सवाल, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो बिहार में लगभग है जो आपका 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। ठीक है, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इतना कृषि योग्य है, लेकिन होता है लगभग कितना 60% में होता था। बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य निर्भर होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है। महान्यवादी को कौन हटा सकता है, तो ये राष्ट्रपति है जो भारत के महान्यवादी को हटा सकता है। भारत के महान्यवादी को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले हम अभी देख चुके हैं पहला क्वेश्चन।
तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है एवं राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त भी हो सकता है। तो भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। 13 नंबर सवाल को देखें, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? क्योंकि फ्रेंड्स 2008 की क्वेश्चन है तो इसमें आपका आपका एक ही के बारे में पूछेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स। इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। जो आपका जो काम लायक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिससे आपको लग रहा है कि इससे पूछा जाए, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? चलिए, ध्यानचंद तो सभी को पता है हॉकी का है, जिसे आपको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं 14 का, कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनका जन्म देखिए 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज इलाहाबाद संयुक्त प्रांत में हुआ था। 29 अगस्त को ही खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्म दिवस पे ही मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। इनका जन्म 1905 को प्रयागराज इलाहाबाद संयुक्त प्रांत में हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। वे 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 3 बार जीते हैं। इनके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं बार बार कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सब वीडियो आप मिस नहीं करिएगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और अभी से एग्जाम तक मैं बना रहूँगा, सारा 2008 से लेकर के 2019 तक सभी में प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स व्यू नहीं आते हैं तो फिर वीडियो बनाने को मन नहीं करता है, ठीक है। और 8 बजे मैं लाइव क्लास भी आता हूँ फ्रेंड्स जीके जीएस को लेकर के, तो आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िएगा। अगला है फ्रेंड्स, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान, उसको फरीद नाम था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। शेर खां का बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। उसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, इनको समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं कि शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो प्रसन्न होकर कौन? बहार खां ने दिया था, खां की उपाधि प्रदान की, तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया था। अपने पुत्र का ये संरक्षक और शिक्षक नियुक्त किया था। ये सूर्य राजवंश के संस्थापक थे। अगला सवाल 16 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में थे। देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 1885 बम्बई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले प्रारंभ में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पुनः मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुए थे। इसके जो संस्थापक थे W.A. ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। और 28 दिसंबर 1885 के बम्बई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और प्रारंभ में इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता W.C. बनर्जी के थे। उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 17 नंबर सवाल को देखिए, व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो देखिए, व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो आपका लॉर्ड डलहौजी से रहा है। व्यापगत का सिद्धांत अथवा राज हड़प नीति फ्रेंड्स, ठीक है। राज हड़प नीति के कौन से? डलहौजी से संबंधित है। नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार वे रियासतें जिनका राजा निसंतान स्थिति में मर जाता था, उन्हें अपना उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1856 ईस्वी में अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। यही आपका हड़प नीति था, ठीक है फ्रेंड्स, यानी हड़प लेता था। तो देखिए, इसी को ये क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि
इसको देखिए, जो आपका लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति है उसकी को व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछता है सर्वप्रथम जो मतलब कि अब मिलाया गया था कौन था, सतारा 1848 ईस्वी में, ये पूछता है, याद रखिएगा, इसी को सर्वप्रथम हड़प किया गया था। 18 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय आपका तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वायसराय पूछ रहा है ना, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अब देखिए, भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय यही था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, यही लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए 1858 इसमें अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद है जो, उसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय कहा जाने लगा। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला है फ्रेंड्स 19 नंबर सवाल, ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये ट्राई बेकर खेल है जो आपका किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? तो आपका डी ट्राई बेकर शब्द फुटबॉल एवं हॉकी दोनों से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, ये ट्राई बेकर शब्द है जो फुटबॉल और हॉकी से, यानी बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ट्राई बेकर शब्द फुटबॉल एवं हॉकी दोनों खेल से संबंधित है। 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया था और ये इसका जो बख्तियार खिलजी इसको ध्वस्त किया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त था। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीन यात्री हिनसांग ने यहाँ का अध्ययन किया था। चीनी यात्री भारत की यात्रा 7वीं शताब्दी में किया था। 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो आपका ये मीर कासिम की मुंगेर राजधानी थी। डिस्क्रिप्शन देखें, मीर कासिम 1760 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। ठीक है, अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल का दूसरा सबसे काबिल नवाब बना था, जो आपका कौन बना था फ्रेंड्स? तो मीर कासिम ही बना था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी है जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये मीर कासिम ने की थी। वह 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें संयुक्त सेना पराजित हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। एक साइड में कौन था? तो नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम के संयुक्त सेना था, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का मध्य बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें संयुक्त सेना पराजित हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। 22 नंबर सवाल को देखिए। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? ये गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम था फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ये से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 5 जनवरी 1666, ये भी याद रखिए, 1666 को पटना बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। इसमें गुजरी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इनका गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी था। इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब किया था? तो 1699 ईस्वी में, आपको 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। चलिए अगला सवाल 23 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 23 नंबर सवाल है आपका, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूर्णिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले, वर्तमान में अररिया में पड़ता है, के औराही हिंगान गांव में हुआ था। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में से कौन कौन है? तो देखिए इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है फ्रेंड्स कि महिला आंचल का लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कितने चौराहे उपन्यास के लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु। एवं पंचलाइट, मारे गए गुलफाम, ठेस कहानी, ये सभी है जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे इनका फेमस कृति मैला आंचल है। मैला आंचल के बारे में अक्सर पूछा जाता है। मैला आंचल किसने लिखा है? तो आपका फनीश्वरनाथ रेणु। कितने चौराहे? इन्हीं के द्वारा। पंचलाइट और मारे गए गुलफाम ठेस जो कहानी फ्रेंड्स, उसकी भी लेखक फनीश्वरनाथ रेणु है। अगला है फ्रेंड्स, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये कामायनी पुस्तक के रचयिता है जो जयशंकर प्रसाद हैं फ्रेंड्स। देखिए, कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। यह एक कविता संग्रह है। जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में निराला पंत एवं महादेवी वर्मा के साथ छायावादी युग कवियों के पर देखिए, जयशंकर प्रसाद कौन सा युग के कवि थे? छायावादी युग के कवियों के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वह एक कवि, नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में विख्यात थे। उनकी कृतियां कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, जान लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन लिखे हैं आपका। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के द्वारा काव्य में क्या क्या? आंसू उन्हीं का लिखा है, लहर उन्हीं का लिखा हुआ है, झरना उन्हीं ने लिखा है। कहानी संग्रह में छाया, आकाशदीप, आंधी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए, उपन्यास पूछता है कंकाल किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। तितली उन्हीं का लिखा हुआ, इरावती। नाटक में स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूट, ये सभी का जो लेखक है जयशंकर प्रसाद है। तो अब हमने देखा फ्रेंड्स 24 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। ये आपका 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए आपका है, अर्थशास्त्र पुस्तक के किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है फ्रेंड्स? आपको सभी को पता होगा, कौटिल्य चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत में एक ग्रंथ है जो समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाजनीति तथा धर्मादि पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था फ्रेंड्स? आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू के प्रसिद्ध शायर एवं इस्लामी विद्वान हजरत मोहानी के द्वारा सन 1921 में दिया गया था। देखिए, इनकलाब का लिखा कौन था फ्रेंड्स? तो एक तरह से भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, लेकिन कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू के प्रसिद्ध शायर एवं इस्लामी विद्वान हजरत मोहानी के द्वारा 1921 में दिया गया था। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के अम्बेली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते बस इस नारे इनकलाब जिंदाबाद को बुलंद किया था। तो इसका जो रचनाकार है जो फ्रेंड्स, किसने मतलब नारा का क्रिएशन किसने किया था? तो ये आपका हजरत मोहानी किए थे। लेकिन फ्रेंड्स आपका भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली असेंबली में 8 अप्रैल 19 को बम फेंक रहे थे, उसी समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल आपका है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स अभी हम लोग देख चुके थे। तो देखिए 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था और ये आपका मीर कासिम और अंग्रेज के सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, मीर कासिम और अंग्रेज के सेना के बीच में आपका हुआ था। यहाँ पर 1764 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना था तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट लड़ाई हुआ था। इसमें हेक्टर मुरानी के अंग्रेज लोग की जीत हुई थी। इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई थी। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना हार गई थी और अंग्रेज लोग जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा था वो अब जीत गया था और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स कि भारत में है जो वास्तविक रूप से प्रभुसत्ता कब स्थापित हुए थे? तो ये आपका बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के बाद ही हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गांव के घर के बगल में ही कुछ आपका फंक्शन है फ्रेंड्स, तिलक वगैरह का, इसलिए आवाज़ थोड़ा बहुत आएगी माइक का, लाउड स्पीकर का। चलिए 28 नंबर सवाल है, बिहार के कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है फ्रेंड्स? तो आपका प्रमंडल की संख्या कितना? 9 है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। 2008 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पटना, कोसी, 8 में मगध और 9 में पूर्णिया। कितने? तो 9 प्रमंडल। 29 नंबर सवाल को देखें। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2001 के जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स, तो 2001 में कितना था? इतना जनसंख्या था। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 करोड़ 28,78,796 थी। चलिए इसको छोड़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? इस सितारा देवी है जो आपका कथक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कथक नृत्यांगना थी। इनका जन्म कितना? तो 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। सितारा देवी का जन्म हुआ था।
मात्र 16 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। वर्ष 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, पद्म श्री, संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान आदि पुरस्कारों से अलंकृत किया गया था। ठीक है, 2014 में आपका सितारा देवी की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना है सितारा देवी कथक नृत्यांगना थी। कितना हो गया फ्रेंड्स आप लोग? 30 नंबर सवाल दिए। अब 31 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 50-50 प्रश्न को ही करेंगे फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपका 100 प्रश्न ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आप बताइएगा कमेंट करके, तो फिर 100 प्रश्न का मैं करा दूंगा, लेकिन आज 85 प्रश्न करेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन पढ़ के चलते हैं तो आप लोग बोर हो जाइएगा। तो 31 को 20 को 19 क्वेश्चन और देखना है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1916 ईस्वी में आपका पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। पटना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना बिहार में हुई। यह पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके गठन का आदेश जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में सन 1911 में दिया था। देखिए जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार 1916 में दे दिया था। इसका गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 के क्वेश्चन पूछा जाता है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 का। 32 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स आपका है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान थे, जो कितवें थे? 24वें थे। इनकी मृत्यु कहाँ? पावापुरी में हुआ था। डिस्क्रिप्शन देखिए कुछ और यहाँ से सीखने को मिलेगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनको निवारण की प्राप्ति बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, पावापुरी में हुआ था इनका। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैन इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। 33 नंबर सवाल, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन देखें कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुशोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गण के मुखिया थे? तो आपका गौतम बुद्ध के जो पिता थे शाक्य गण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कितना सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी वीडियो अभी से 15 दिन जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए बिल्कुल रामबाण होगा। अगला सवाल है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड है जो देश का कौन सा राज्य बना था फ्रेंड्स? तो ये आपका 28वां राज्य बना था। ठीक है, वर्तमान समय में भी 28 राज्य है फ्रेंड्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर है जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो झारखंड देश का कौन सा राज्य है बना था? तो आपका 28वां राज्य बना था। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर, डेट याद रखना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। यह पहले बिहार राज्य का एक हिस्सा था। यह 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है? तो रांची पड़ती है। वीडियो लास्ट में कमेंट करके बताया फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, डिस्क्रिप्शन वाला, और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगला, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? सबको पता है फ्रेंड्स, कितना है? तो टोटल 40 है। अगला देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में प्रावधानित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा का गठन किसके तहत होता है? तो अनुच्छेद 81 के तहत होता है। यह संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। सभी को पता है आपका जो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा जो निम्न सदन है, इससे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। चलिए, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, सभी को पता है। ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में सीटों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश में 80, और बिहार में कितना है? तो हम लोग ने अभी देख लिया, टोटल 40 है। ठीक है, अगला सवाल 36 नंबर सवाल को देखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 36 सवाल हो गया फ्रेंड्स। 36 का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन शायद दिया होगा तो देख लेते हैं। हाँ, दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2019 के महिला दिवस की थीम इक्वल बिडट स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज है, जिसका उद्देश्य नई सोच के साथ लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित है। 2019 में आपका इसका थीम था। ठीक है, तो 8 मार्च याद रखें।
37 नंबर, बिंबिसार किस वंश का राजा था? ये हर्यक वंश के संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में हुई थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए याद कर लीजिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। उसने गिरिब्रिज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। उसके पुत्र कहाँ बनाई राजधानी फ्रेंड्स? तो आपका राजगीर को। उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। इसने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर आसीन किया था। यही अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था। ठीक है। 38 नंबर सवाल, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? ये आपका चंपारण से किया था 1917 ईस्वी में। ठीक है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर वहाँ बुलाया गया था। डिटेल देख लेते हैं। सॉरी, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में वहाँ का एक स्थानीय नेता, देखिए राजकुमार शुक्ल, जो कि क्या था? किसान था। आगरा पर महात्मा गांधी ने के कुशल नेतृत्व में किया, जिससे वहाँ पर प्रचलित तिनकठिया, आपको पता होगा तिनकठिया व्यवस्था, किसानों के कृषि अन्य भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। ये भी याद रखिएगा, कितना? 3/20 भाग पर प्रथा का अंत हो गया। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 1917 में हुआ था। ये महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। किसके कहने पर वहाँ गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। तिनकठिया पत्ती में क्या होता था? 3/20 पर क्या होता है? नील की खेती करनी पड़ती थी। यह प्रथा को अंत किया गया। 39 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो 2008 की बात है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ? इजराइल में खोला था। चलिए इसको छोड़ते हैं। 40 नंबर सवाल, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो 2008 की बात है। तो ये आपका सार्क का नया सदस्य अफगानिस्तान उस समय बना था। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सार्क का फुल फॉर्म पूछा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, सार्क का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देश का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना याद कर लें, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना। ठीक है। यानी 2007 में 8वां सदस्य बना था अफगानिस्तान। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? काठमांडू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सार्क के बारे में कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है देख लिए। सार्क की स्थापना कब हुआ था ये भी देख लिए, 8 दिसंबर 1985 में। 8वां देश कौन बना था? तो आपका अफगानिस्तान बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। 41 नंबर सवाल को देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है स्थित है। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य राष्ट्र के रूप में है। कितना? 193। चलिए 41 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। चलिए 42 नंबर से देखते हैं कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद किया था आपका कि औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? याद रखिएगा 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति राजा जयसिंह के बीच हुई। संधि के पश्चात राजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह की सुरक्षा गारंटी के उपरांत शिवाजी 12 मई 1666 को आगरा दरबार में पहुंचे। उन्हें दरबार में 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा किया गया और इससे वे नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप औरंगजेब के कहने पर शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा किसने किया था। क्वेश्चन ये है कि शिवाजी को कैद किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? मात्र एक बार बने थे फ्रेंड्स, 1924 ईस्वी में। और वो भी कहाँ था? तो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1924 ईस्वी बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है संपन्न हुआ था। इस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम दोनों अलग हो गए थे। 44 नंबर सवाल को, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रशासनिक असुविधा के कारण बता कर किया गया था, परंतु
वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीति था। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, वो इसका वास्तविक कारण देखा जाए तो आपका राजनीति था। जनता द्वारा विरोध करने के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया था। देखिए, ये बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन दोनों से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है किससे संबंधित है आपका स्वदेशी आंदोलन, तो यही बंगाल विभाजन। तो जब आपका 19 जुलाई को बंगाल विभाजन का घोषणा लॉर्ड कर्जन ने कर दिया, तो इसका परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ये घोषणा किया गया था आपका 19 जुलाई को, लेकिन प्रभावी हुआ था कब फ्रेंड्स, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बाद में इसे 1911 में रद्द कर दिया गया था। 45 नंबर सवाल को देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अच्छा सवाल है। तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका अध्यक्षता करता है कौन? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का आह्वान बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा हो अथवा राज्यसभा, में गतिरोध यानी मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बैठक की विशेष व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। इसके अनुसार जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित पर दूसरे सदन को भेजा जाता है, तब 3 में से किसी एक परिस्थिति में उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, कौन सा स्थिति है? यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो, यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार अंतिम रूप से असहमत हो, या दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोके रखता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यही मैं बात शुरू में बता दिया था आपको कि इस राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक का बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 46 नंबर सवाल कहाँ देख लेते हैं। तो 25 होनी चाहिए फ्रेंड्स। सॉरी, एक मिनट फ्रेंड्स। सॉरी, 21 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ग्राम पंचायत का रहना। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? क्वेश्चन था आपका एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत है ना, तो 21 वर्ष होगा। सॉरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 21 वर्ष हो जाएगा। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। संशोधन नियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नया युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 21 वर्ष कम से कम उनका होना चाहिए। ठीक है, जबकि आपका फ्रेंड्स लोकसभा का सदस्य और आपका विधानसभा का सदस्य के लिए कितना? तो मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ता है फ्रेंड्स पटियाला में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में स्थित है। इसकी स्थापना 7 मई 1961 के पटियाला में हुई थी। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला में है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता है फ्रेंड्स, निशानेबाजी से संबंधित है जसपाल राणा। अगला सवाल को लेते हैं 49 नंबर, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। जसपाल राणा कहाँ के थे? जसपाल राणा थे जो आपका इनका जन्म 76 में हुआ था, उत्तरकाशी उत्तराखंड के से संबंधित थे, प्रमुख निशानेबाज थे। ठीक है, कहाँ के थे? निशानेबाजी थे आपका अब जसपाल राणा, तो उत्तराखंड का। अगला है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज आपका परमार वंश से संबंधित थे। डिटेल देखें कि राजा भोज परमार वंशी एक प्रतापी शासक थे। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज्य अथवा कृष्ण राज्य था। प्रारंभ में इस वंश की राजधानी उज्जैन थी। ये आपका परमार वंश के थे। इनकी जो क्या है फ्रेंड्स कि राजा भोज परमार वंशी एक प्रतापी शासक थे। इस वंश के संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज्य अथवा कृष्ण राज्य था। प्रारंभ में इस वंश की राजधानी उज्जैन थी, पर कालांतर में राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, पहले उज्जैन में थी। परमार वंश का 8वां राजा
वाक्यपति मूंज और व्यक्तिपति मूंज का भतीजा भोज लगभग कितना 1018 ईस्वी में से कितना 1060 सबसे प्रतापी राजा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है। राजा भोज है जो आपका परमार वंश के आपका संबंधित थे। चलिए फ्रेंड्स 50 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल कितना 51 नंबर सवाल तक देख लेते हैं फ्रेंड्स। बाकी 49 सवाल है जो अगले वीडियो में करेंगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। जैसा बताइएगा फ्रेंड्स, अगर 100 प्रश्न को कराने के लिए तो मैं 100 प्रश्न करवा दूंगा। 50 नंबर सवाल है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में जो स्थित है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी मुगल साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। वह मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था फ्रेंड्स? याद रखिएगा, ये आपका शाहजहां का पुत्र था। आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब किया। इसी में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन दिल्ली के लाल किले के अंदर जो स्थित है मोती मस्जिद उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रथम आपका 10 मई को ही भड़की थी। कॉमन का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग 10 मई को भड़की थी। वहां तैनात भारतीय सिपाही ने विद्रोह कर दिया था और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स। 51 प्रश्न हम लोग देख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो आप लोग रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब मेरे ख्याल से फ्रेंड्स इसमें बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। 8 बजे मैं लाइव क्लास में आता हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग भी जरूर लाइव क्लास में जुड़िएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।